सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग ऑपरेटर को एक एक करके कोड करके देखेंगे, कैसे हम ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करते हैं, कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर का क्या बिहेवियर होता है, कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। तो हम हर एक ऑपरेटर को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। जब हम किसी भी दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं? यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर मेनली 6 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर, चौथा है लॉजिकल ऑपरेटर, पांचवा है टाइप ऑफ ऑपरेटर और 6 है बिटवाइज ऑपरेटर। एक एक करके हम सारे ऑपरेटर के बारे में जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो जो अपना सबसे पहला ऑपरेटर है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर बिल्कुल सिंपल ऑपरेटर माना जाता है। इसमें जो हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर भी 8 तरीके के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है वो ईएस 2016 में आया है। उसके बाद है डिवीजन ऑपरेटर, मॉड्यूलो ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले हम लोग कोड करके देख लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। मैंने अपना VS कोड ऑन कर लिया यहाँ पे और अब मैं यहाँ पे ऑपरेटर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग गो लाइव पे क्लिक करते हैं ताकि जो अपना लोकल सर्वर है वो स्टार्ट हो जाए और हम ये index.html फाइल को रन कर सके ताकि हमें आउटपुट पता चले। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट 5500, इसी पे अपना रन हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट्स में हेलो लिखा हुआ है। सो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, कैसे ये VS कोड का गो लाइव एक्सटेंशन काम करता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये मैंने एक कंसोल यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक मैसेज प्रिंट करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ताकि मेरा स्क्रिप्ट रन कर रहा है नहीं ये पता चल सके। सो console.log हेलो, देखते हैं कि कंसोल लॉग रन कर रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल हेलो वर्क कर रहा है यहाँ पे। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे 8 तरीके के होते हैं। इसमें से मैं आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं बताने वाला क्योंकि ये बेसिक ऑपरेटर है और अगर आपने C लैंग्वेज पढ़ा हुआ है तो आप ये बेसिक ऑपरेटर के बारे में जान रहे होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आप 2 वेरिएबल बनाकर ये ऑपरेटर बीच में उसका इस्तेमाल करके आप इनके बारे में जान सकते हैं। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के बारे में। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता है कि जब भी हमें फॉर एग्जांपल स्क्वायर निकालना है यानी मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्सपोनेंशियल करना है, 2 की पावर में वैल्यू लेनी है तो कैसे निकलेगा। जैसे मैं एक यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ, वैल्यू इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया जिसमें 2 रखा हुआ है। अब एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता है कि जैसे console.log वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2, ये ऑपरेटर 2 को मल्टीप्लाई कर देगा और 2 से। तो इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता है कि स्क्वायर निकालता है। जैसे मैं यहाँ पे करूँ 3, अभी तो आपको लग रहा हो कि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ 3 तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आएगा 8। लेकिन अगर मल्टीप्लाई होता सिंपली 2 इंटू 3 होता तो आना चाहिए था 6, लेकिन आया 8। तो ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू है वो 2 है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब मैं जो सेकेंड ऑपरेटर मैं बताने वाला हूँ वो है मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर जो होता है वो डिवीजन यानी रिमाइंडर चेक करने के लिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ एक वैल्यू हुआ 20 और 20 मॉड्यूलो 2 कर देता हूँ, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ 2 कर देते हैं, 2 हुआ। इसका रिमाइंडर क्या होगा,
ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, क्योंकि जो 20 है वो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो इसीलिए इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर चेक करने के लिए होता है। और नेक्स्ट जो अपना ऑपरेटर है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो वैल्यू को 1 से बढ़ा देते हैं या 1 से घटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली वैल्यू प्लस प्लस अगर करूँ, ऐसा क्यों कि 20 वैल्यू 20 ही रह गया। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला है पोस्ट इंक्रीमेंट और दूसरा है प्री इंक्रीमेंट। ये दो तरीके के ऑपरेटर होते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? पोस्ट इंक्रीमेंट यानी अगर वेरिएबल, यानी वेरिएबल यहाँ पे वैल है, वैल के बाद अगर प्लस प्लस लगा हुआ है तो इसे हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस के बाद कोई वेरिएबल का नाम लिखना। ये दोनों में एक्चुअल में क्या अंतर है? पोस्ट इंक्रीमेंट में सबसे पहले हम वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम इंक्रीमेंट करते हैं। पोस्ट यानी बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, जबकि प्री इंक्रीमेंट में ऐसा नहीं है। प्री इंक्रीमेंट में सबसे पहले हम इंक्रीमेंट करते हैं वैल्यू को, देन वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए प्री इंक्रीमेंट जो होता है वो पहले इंक्रीमेंट होता है, देन उस वैल्यू को कंज्यूम किया जाता है, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे लगा हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट, इसीलिए वैल यानी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है, देन ये फिर से इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं आपको सेम लाइन को दोबारा प्रिंट करा के दिखाऊं तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस बार 21 प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों? मैंने इंक्रीमेंट भी नहीं किया। ऐसा इसलिए कि जब मैंने फर्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हो रहा था तो सबसे पहले वेरिएबल यानी वैल की वैल्यू को इस्तेमाल कर दिया गया, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट किया गया, देन वैल को प्रिंट जब किया गया तो क्योंकि वैल की जो वैल्यू थी वो इंक्रीमेंट हो चुकी थी तो इसीलिए 21 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो बिल्कुल अपोजिट होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में सबसे पहले हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, देन प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 21। ये बिल्कुल ऑब्वियस है। ऐसा इसलिए आया कि सबसे पहले मैंने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और देन प्रिंट कराया उसको, यानी देन उसको कंज्यूम किया console.log। तो ये होता है प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरीके से होता है पोस्ट डिक्रीमेंट और दूसरा होता है प्री डिक्रीमेंट। ये बिल्कुल सेम काम करता है इंक्रीमेंट की तरह ही, जबकि यहाँ पे केवल वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाता है। मैंने जब प्री डिक्रीमेंट लगाया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1990 प्रिंट हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि वैल्यू पहले डिक्रीमेंट हुआ, देन console.log उस वैल्यू को कंज्यूम किया। पोस्ट डिक्रीमेंट ऐसा नहीं होता। पोस्ट डिक्रीमेंट में सबसे पहले वैल्यू को यूज किया जाता है, जैसे वैल्यू माइनस माइनस, उसके बाद उसको डिक्रीमेंट किया जाता है। पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह पोस्ट डिक्रीमेंट भी काम करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो माइनस नहीं हुआ, पहले कंज्यूम हो गया, यानी console.log जो वैल्यू को यूज़ किया वो 20 ही है। देन जावास्क्रिप्ट ने इस वैल्यू को डिक्रीमेंट ऑपरेटर चलाया और ये डिक्रीमेंट हुआ, और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि 90 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये मैंने आपको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों बताया। अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन को देखना चाहते हैं ऑपरेटर का इस्तेमाल करके तो आप दो वेरिएबल बनाकर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देख सकते हैं। ये काफ़ी इजी है। जो दूसरा टाइप है अपना ऑपरेटर का वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर भी 7 तरीके के होते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू एंड एक्सपोनेंशियल इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल दो वैल्यू है,
तो यहाँ पे ये वैल्यू है, दूसरा मैंने v नाम का वेरिएबल बनाया सिंपल। अब हमें v में वैल्यू को ऐड करना है, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है? प्लस इक्वल टू का मतलब होता है, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि x में हमें x और y यानी दो वेरिएबल हैं और हमें x वेरिएबल में x और y दोनों का एडिशन रखना है। तो हम कैसे करते हैं? एक तरीका तो है कि x प्लस वाई को पहले हम ऐड कर दें और उसके बाद हम x में दोबारा असाइन कर दें। इससे क्या होगा कि x और y दोनों की वैल्यू ऐड हो जाएगी और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो x में दोबारा असाइन हो जाएगी। लेकिन उसका एक शॉर्ट हैंड तरीका भी है, x प्लस इक्वल टू वाई। ये जो ऑपरेटर है वो बिल्कुल सेम एज ऐसे ही काम करेगा जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ ये काम कर रहा है। सेम एज माइनस इक्वल टू है, यानी एक्स वाई दो वेरिएबल हैं और हमें x में रखना है x माइनस वाई। तो कैसे रखेंगे? एक तरीका तो ये है कि x माइनस वाई पहले किया और देन एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर उसके बाद x में दोबारा वैल्यू को रख दिया। तो एक मैं इसमें से आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ। सेम एज मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर यानी आपको अगर रिमाइंडर रखना है कोई वेरिएबल में तो x मॉड्यूलो वाई, इससे रिमाइंडर निकल जाएगा और जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ पे वो x में असाइन हो जाएगा। तो मैं आपको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का एग्जांपल यहाँ पे बताने वाला हूँ और बाकी तो ये इजी है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने नहीं ऑपरेटर पढ़ा है सी लैंग्वेज में या आपका पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, तो ऑब्वियसली पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक फंडामेंटल्स जो सी लैंग्वेज के होते हैं वो क्लियर हो जाना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बताने वाला हूँ। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता है कि मान लीजिए एक वेरिएबल में हमने यहाँ पे बनाया और उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू रख दिया 33। वन वेरिएबल में मैं v1 और v दोनों का जो स्क्वायर है वो रखना चाहता हूँ। ये काफ़ी बड़ा नंबर होने वाला है लेकिन देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। जैसे v1 एक्सपोनेंशियल v, इसको मैंने दोबारा असाइन कर दिया v1 में। अब मैं ये v1 को लॉग कराता हूँ, console.log v1। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा नंबर है। आपको ये लग रहा होगा छोटा नंबर 8.58, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ई नोटेशन है ये काफ़ी बड़ा है। तो मैं ये एक नंबर को छोटा करता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 8000 आया यहाँ पे, क्यों कि 20 20 इंटू 20 इंटू 20 8000 ही आता है। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ऐसे ही प्लस इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्लस इक्वल टू यूज़ करने से दोनों v1 और v की वैल्यू ऐड हो जाएगी और दोबारा v1 में असाइन हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है। जैसा कि आप देख सकते हैं 23 आ चुका है यहाँ पे। वैसे ही आप माइनस इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट हैंड तरीका है लिखने का, वही चीज़ को लिखने का एक शॉर्ट हैंड तरीका है। तो मैं यहाँ पे सेव किया और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 17 आ चुका है यहाँ पे। तो सेम ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का। 9 तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये होता है इक्वल टू ऑपरेटर, ये होता है इक्वल टू वैल्यू एंड इक्वल टाइप। ये मैं आपको डिस्कस करूंगा डिटेल में। इसे कहते हैं हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू वैल्यू और टाइप ये भी मैं डिस्कस करूंगा। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू, यानी ये डबल इक्वल टू है और यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू, ये दोनों में क्या अंतर होता है। जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक लैंग्वेज है, इसमें कोई हम टाइप डिफाइन नहीं करते। ये डेटा के आधार पे टाइप डिफाइन कर लेता है। जैसे लेट a इक्वल टू 33 एंड लेट
b इक्वल टू 44। यहाँ पे दोनों नंबर है, हो सकता है एक स्ट्रिंग हो यानी 44। तो अगर हम फॉर एग्जांपल एक कंडीशन भी फिलहाल लगाते हैं, a इक्वल इक्वल b है, देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। console.log राइट, अगर a इक्वल इक्वल b है तो console.log राइट प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज console.log रॉन्ग। देखते हैं प्रिंट क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रॉन्ग प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अभी a इक्वल इक्वल b नहीं है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि a जो है वो 33 है, b है वो 44 है। a को भी हम 44 बना लेते हैं। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिजल्ट आया राइट, लेकिन क्या ये एक्चुअल राइट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि a जो वेरिएबल है ये एक नंबर है और v जो है वो एक मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है। लेकिन जावास्क्रिप्ट इंटरनली स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके और टाइप कन्वर्जन करता है। यहाँ पे जो इक्वल डबल इक्वल टू ऑपरेटर है वो जब कंपैरिजन कर रहा है तो बिना वेरिएबल का टाइप देखे यानी वैल्यू के आधार पर डिसीजन ले रहा है। क्योंकि a जो वेरिएबल है उसमें 44 नंबर है, जबकि v वेरिएबल में भी 44 है, लेकिन ये एक स्ट्रिंग है। क्योंकि यहाँ पे जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर है वो लूजली टाइप ऑपरेटर होता है, ये टाइप नहीं देखता है वेरिएबल को, ये सिंपल वैल्यू देखता है कि जो दोनों वेरिएबल में वैल्यू है कि ये सेम है। बिल्कुल, यहाँ पे दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है, भले ही वेरिएबल का टाइप अलग अलग हो, वैल्यू सेम है, वैल्यू दोनों में 44 है, तो इसीलिए ये कंडीशन ट्रू हो जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वलिटी यूज़ करते हैं तो ये न केवल वैल्यू को चेक करता है बल्कि वैल्यू के साथ साथ उसके टाइप को भी चेक करता है। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिजल्ट रॉन्ग आया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वैल्यू के साथ साथ ट्रिपल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर टाइप भी चेक करता है, और जब वैल्यू के साथ ऑपरेटर टाइप चेक करता है तो यहाँ पे टाइप सेम नहीं है, क्योंकि a जो वेरिएबल है उसका जो टाइप है वो नंबर है, b वेरिएबल का टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, इसीलिए यहाँ पे रॉन्ग प्रिंट हो गया। तो ये अंतर होता है डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर में। दूसरा है यहाँ पे नॉट इक्वल और डबल नॉट इक्वल। नॉट डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो बिल्कुल यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह काम करता है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है। तो आइए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि a जो वेरिएबल है इसमें 44 असाइन किया हुआ है, v जो वेरिएबल है इसमें भी 44 असाइन किया हुआ है, लेकिन एज अ स्ट्रिंग असाइन किया हुआ है। तो क्या a की वैल्यू b के वैल्यू के बराबर नहीं है? यानी a की जो वैल्यू है वो b के वैल्यू के इक्वल नहीं है? ऐसा नहीं है। a की वैल्यू और v के वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं रहेंगे तब ये कंडीशन ट्रू मानेगा और राइट को प्रिंट करेगा। लेकिन क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो इसीलिए इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगा और रॉन्ग प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं रॉन्ग प्रिंट हो चुका है। लेकिन क्या एक्चुअल में ये दोनों वैल्यू सेम है? ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉट इक्वल ऑपरेटर केवल वैल्यू को टेस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जा रहा है। लेकिन मैं जब यहाँ पे डबल इक्वल टू कर दूँ तो अब ये क्या हुआ? क्या ये a और v की वैल्यू सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब a और v की वैल्यू सेम नहीं होने के कारण ही ये कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि ये न केवल वैल्यू को चेक करेगा बल्कि इसके टाइप को भी चेक करेगा। वैल्यू भले ही सेम हो लेकिन टाइप डिफरेंस होने के कारण ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो, क्योंकि a वेरिएबल की वैल्यू v वेरिएबल की वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अब राइट प्रिंट होगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये राइट प्रिंट हो चुका है। तो ये होता है नॉट इक्वल और इक्वल, नॉट सिंगल इक्वल और नॉट डबल इक्वल ऑपरेटर। ये न केवल वैल्यू को टाइप करता है बल्कि इसके टाइप को भी चेक करता है, क्या टाइप इक्वल है। टाइप इक्वल होगा तभी ये इक्वल मानता है। इसके बाद है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। मुझे उम्मीद है कि अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे पहले, तो ये बेसिक ऑपरेटर आपको पता होगा। और इसे अगर आपको जानना है तो आप बेसिक किसी भी लैंग्वेज का ऑपरेटर सेक्शन देख सकते हैं, उसमें ये सारे ऑपरेटर बताए हुए होते हैं, कैसे ग्रेटर देन इक्वल टू काम करता है, कैसे लेस देन इक्वल टू काम करता है। ये सारे ऑपरेटर के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो मैं ये सब अभी नहीं बताने वाला क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है ये बेसिक ऑपरेटर को लगाने में। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप सी लैंग्वेज देख सकते हैं, मेरा भी सीरीज है, मैंने भी बनाया है। उसके बाद है लॉजिकल एंड और नॉट। ये तीन ऑपरेटर होते हैं। एंड ऑपरेटर क्या होता है, एक लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड और नॉट ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। इसका काम होता है कि ये दो स्टेटमेंट को चेक करता है। यानी मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 22, लेट b इक्वल टू 11। अब यहाँ पे एंड और ये मैं पहले एंड का एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। तो a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 30 से, a की वैल्यू ग्रेटर देन है 30 से, एंड a की वैल्यू लेस देन है 10 से, तो लॉक कर दो a ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 10। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है सबसे पहले, उसके बाद हम आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंडीशन ट्रू हुआ और ये प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि जो एंड ऑपरेटर है वो बुलियन वैल्यू पे टेस्ट करता है, यानी इसके चार कंडीशंस होंगे। या तो ये ट्रू होगा, या ये ट्रू होगा, या तो दोनों ट्रू होंगे, या तो एक भी ट्रू नहीं होगा। तो इसके चार केस बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स को लेके चल रहे हैं 0 और 1। तो जो एंड ऑपरेटर है उसके दोनों साइड पे 1 और 1 होगा, तो रिजल्ट जो मिलेगा हमें 1, अदरवाइज रिजल्ट मिलेगा 0। यानी 1 और 0, तो रिजल्ट मिलेगा 0। उसके बाद 0 0, तो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे 0। और अगर 0 1 भी होगा तो रिजल्ट मिलेगा 0। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो ऑपरेंड्स हैं, अगर इनकी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज रिजल्ट हमेशा फॉल्स देगा। तो इफ़ कंडीशन में जब भी रिजल्ट ट्रू मिलेगा यहाँ पे, तो उसके बाद ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हो जाएगा। जबकि और ऑपरेटर से बिल्कुल उल्टा है। और ऑपरेटर में कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है। तो और ऑपरेटर जो है वो बिल्कुल उल्टा है, यानी अगर एक 1 है एक ऑपरेंड्स, दूसरे ऑपरेंड्स की वैल्यू 0 है, तो भी हमें मिलता है 1। उसके बाद एक ऑपरेंड्स की वैल्यू 0 है तो दूसरा ऑपरेंड्स चेक होगा, दूसरा ऑपरेंड्स की वैल्यू अगर 1 भी है तो भी मिलता है हमें 1। लेकिन एक ऑपरेंड्स, दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू अगर 0 हो तब हमें मिलता है 0। अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू 1 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें मिलेगा 1। तो इस केस में केवल एक बार 0 मिलता है, यानी जब दोनों 0 हो। तो अभी मैं इसको एक बार इस कंडीशन को चेंज करता हूं और यहाँ पे और लगाता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू 30 से बड़ी नहीं है लेकिन 10 से बड़ी है।
तो क्योंकि ये और ऑपरेटर है इसीलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। एंड ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता, जब मैं यहाँ पे एंड लगा दूंगा तो ऐसा नहीं होगा। जैसा कि देख सकते हैं कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये कंसोल का मैसेज है लेकिन ऐसे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। लेकिन और ऑपरेटर क्योंकि एक भी ऑपरेंड ट्रू हुए यानी ये ऑपरेंड ट्रू होता है तो ये इफ की कंडीशन ट्रू कर देगा। सेम होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर रिवर्स कर देता है यानी ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए में रख देते हैं 0। 0 बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स माना जाता है। तो क्या नॉट ए है? नॉट ए का मतलब क्या हुआ? 0 को 1 कर देगा, ये उल्टा कर देगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये मैसेज भले ही इनकरेक्ट हो लेकिन ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो चुकी है तभी ये कंसोल डॉट लॉग चल रहा है। तो ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर जो मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया। और डिटेल में बेसिक जो लैंग्वेज हैं सी लैंग्वेज उसमें पढ़ाए हुए होते हैं। उसके बाद होता है टाइप ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल्स का टाइप रिटर्न करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ए एक वेरिएबल है, अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। तो हम कैसे जानेंगे? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तो हम टाइप डिफाइन नहीं करते। तो console.log टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है ए लिख देंगे। अब इसके लिखने भर से ही हमें पता चल जाएगा कि ए जो है एक नंबर टाइप का है। जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया है। लेकिन हो सकता है ये स्ट्रिंग हो, मान लीजिए बी एक स्ट्रिंग है। तो कैसे पता चलेगा कि बी का टाइप क्या है? जैसे ही हम टाइप ऑफ ऑपरेटर के आगे बी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग आ चुका है। वैसे ही और भी टाइप होते हैं। जैसे यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ लेट सी इक्वल टू ट्रू। ये भी एक टाइप है जावास्क्रिप्ट के हिसाब से। इसे क्या कहते हैं मैं अभी प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। इसे कहते हैं बूलियन, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी इसके दो प्रकार हो सकते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन जो इसका टाइप है वो बूलियन होगा। वैसे ही इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर मैं आपको जब क्लासेस चैप्टर पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस उस ऑब्जेक्ट के बराबर है तब ये रिटर्न करता है ट्रू। जैसे ये टाइप ऑफ ऑपरेटर है वैसे ही ये इंस्टेंस के बेस पे रिटर्न करता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं ये क्लासेस पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में इंस्टेंस ऑफ के बारे में। इसके बाद है बिटवाइज ऑपरेटर। एंड, और, नॉट, एक्स और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड अनसाइंड राइट शिफ्ट। बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो बाइनरी नंबर पे काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बस एक सिंपल एग्जांपल लेने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पहला है एंड ऑपरेटर। तो जब हम एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कोई वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले उस वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी डिजिट में। और बाइनरी डिजिट में जब हम वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं उसके बाद बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट होने के बाद उसका उस पे लगाया जाता है एंड ऑपरेशन। और एंड ऑपरेशन मैंने यहाँ पे आपको बताया है कैसा होता है एंड ऑपरेशन। ये है आपका एंड ऑपरेशन, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर 1 दोनों मिले तब ये माना जाता है 1, अदरवाइज माना जाता है 0। तो अगर आप बाइनरी मैनिपुलेशन नहीं जानते तो सबसे पहले आप वो जान लीजिए, वो पढ़ लीजिए एक बार कि बाइनरी मैनिपुलेशन कैसे होता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है बाइनरी मैनिपुलेशन करना। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जो बिटवाइज ऑपरेटर है ये यही करता है। जैसा कि इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि 5 की बाइनरी ये है, 1 की बाइनरी ये है, और ये जो लास्ट डिजिट है, क्योंकि ये लास्ट, इसका लास्ट और इसका लास्ट ही केवल 1 है,
इसीलिए रिजल्ट में 1 है, अदरवाइज 0 है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, तो इसीलिए बाकी सारा 0 है, क्योंकि एक ही ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो दोनों बाइनरी वैल्यू है वो 1 है, वो है लास्ट प्लेस, तो इसका डेसिमल 1 हुआ। ऐसे ही इसका बिल्कुल उल्टा और ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर में भी सेम काम होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 5 और 1 दोनों का पहले बाइनरी बनाया गया, उसके बाद इस पे और ऑपरेटर लगाया गया। और ऑपरेटर का रूल क्या है, दोनों ऑपरेंड्स में से एक भी ट्रू है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, यानी दोनों अगर फॉल्स है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है, ये 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे 1 रिजल्ट में आया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अब ये दोनों फॉल्स हुए, दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स हुए और तो यही 0 आया, जबकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रू आया। अब दोनों फिर से 0 हैं तो उसके बाद भी 0 आया, तो ये जो रिजल्ट आया उसका जो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है वो 5 आया। वैसे ही नॉट है, यानी जो नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर ये बिल्कुल इसका उल्टा कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 पे नॉट लगाया हुआ है, तो 5 का जो बाइनरी होता है वो 1 0 1 0 होता है। अब ये जो नॉट ऑपरेटर लगाने के बाद इसमें एक डिजिट यानी एक प्लेस शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ कि ये 0 के साथ बाइंड करता है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का जो ये 0 है वो प्लेस हो गया है पीछे, यानी ये जी जब कन्वर्जन हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बाइनरी हो गई है 10। वैसे ही XOR ऑपरेटर होता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है और अनसाइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है उसको क्लियर कर ले, क्योंकि ये बेसिक्स ऑपरेटर्स हैं जो सी लैंग्वेज में भी होते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो कुछ एडवांस ऑपरेटर है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, वो मैंने आपको बता दिया। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।